हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया है। उसके पहले कुछ टॉपिक छूटे हुए थे, आइए हम उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का होगा भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। ठीक है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानना है। देखो, भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहले तो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन व्यापार के साथ साथ उन लोगों ने और बहुत सारे कार्य किए। ठीक, उनका मानना था, ठीक ब्रिटिशियन को यह मानना था कि अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के संसाधनों पर ठीक अधिकार कर लें, यहाँ की संपत्ति पर कब्जा कर लें, ठीक, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम ब्रिटेन के लिए अधिकाधिक धन का लाभ उठा सकें, हम यहाँ से धन अर्जित करके ब्रिटेन को भेज सकें और कम से कम न्यूनतम मूल्य पर यहाँ से हम सामान खरीद सके। इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि हम लोग यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, तभी हम यहाँ की सत्ता में हस्तक्षेप करने के बाद हम आसानी से न्यूनतम मूल्य पर सामान खरीद करके हम ब्रिटेन में उच्च दामों पर बेच सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा? नहीं, अगर हम यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ की सत्ता भी हमें हासिल हो जाए, और सत्ता हासिल होने के बाद हम यहाँ से सामान खरीदेंगे, ब्रिटेन ले जाएंगे, ब्रिटेन में मशीनों में बनाएंगे, उसके बाद हम फिर भारत ला करके उच्च दामों में बेचेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहीं के सामान को लेकर के यहीं सामान उच्च दामों पर बेच करके पूरा अपना मुनाफा कमाना। ठीक है, इसके पहले छोटे छोटे द्वंद्व जो है होते रहते थे बीच बीच में, कभी बंगाल के नवाब से, कभी मुगल सम्राट से, कभी नायब बंगाल के नायब से होता था, कभी ठीक नवाब से होता था। छोटे छोटे मुठभेड़ जो होते रहते थे। ठीक, लेकिन इनका जो प्रमुख युद्ध जो हुआ, जहां से इनको भारत में कुछ सत्ता ठीक गठित करने का समय मिला, वो हुआ क्या? प्लासी का युद्ध। चलिए आइए देखते हैं क्या से प्लासी का युद्ध। ठीक, अब हम बात करेंगे प्लासी कहां पड़ता है। प्लासी तो बंगाल में पड़ता है, बंगाल में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बंगाल में प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक, किसके किसके बीच हुआ था? ये जो युद्ध हुआ था ये बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक, बंगाल नवाब सिराजुद्दौला प्लस क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध जीतने से
ठीक है, ब्रिटेन सरकार को अंग्रेजों को क्या हासिल हो गया। ठीक, जब ये युद्ध जीते गए, जब प्लासी का युद्ध जब खत्म हो गया और अंग्रेजों ने बंगाल का जो नवाब बनाया, क्योंकि बंगाल का नवाब किसको बनाया, मीर जाफर को बनाया। किसको, मीर जाफर को। मीर जाफर से अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ शर्तें रखी इनके सामने और उन शर्तों पे कार्य करने के लिए इनको बंगाल का नवाब बनाया गया। कौन सी शर्त थी, इन्होंने ये कहा, ठीक है, कि हमें 24 परगना, ठीक, 24 परगना की जमींदारी हमें दे दिया जाए। ये बात किसने रखी, ये बात प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब के हार के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया और मीर जाफर से ये शर्तें लगी कि बंगाल के 24 परगने की जमींदारी किसको सौंप दिया जाए, अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। इन्होंने कहा ठीक है, और लगातार मीर जाफर से धन वसूलने की मांग कौन करने लगे, अंग्रेज लोग करने लगे। जब ये धन देने में आनाकानी करने लगा तो भाई सत्ता तो ब्रिटिश सरकार के पास बंगाल में आ ही गई, तो मीर जाफर को इन्होंने क्या किया, हटा दिया। और हटाने के बाद अब किसको बनाया यहाँ की बंगाल का नवाब, मीर कासिम को बना दिया। ठीक, किसको, मीर कासिम को। मीर कासिम को क्या बनाया, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। ठीक, किसको बना दिया, मीर कासिम को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। जब अंग्रेजों ने मीर कासिम के ऊपर जब दबाव डाला और इनसे शर्त रखी कि ऐसा है कि हम मीर जाफर के स्थान पर हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे, लेकिन उसके बदले में हमें वर्धमान, ठीक है, वर्धमान, ठीक, वर्धमान हो गया, मिदनापुर हो गया, मिदनापुर, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, चटगांव, ठीक, इन जगहों से हमें भू राजस्व वसूल करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, तभी हम आपको बंगाल का नवाब घोषित करेंगे। ये बात किसने कही थी, ये बात अंग्रेजों ने मीर कासिम से कही कि हम तुम्हें मीर जाफर के स्थान पे तुम्हें बंगाल का नवाब तभी घोषित करेंगे जब तुम हमें वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव इन क्षेत्रों पर भू राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी आप हमें दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप इन तीनों स्थान की भू राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, ठीक, और हमें बंगाल का नवाब बनाया जाए। ठीक है, यहां तक तो सब चल रहा था। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध होता है। कब, 1764 में बक्सर का युद्ध। जब ज्यादा से ज्यादा इनका शोषण होने लगा तो ये भाग करके कहां चले गए। ठीक, आइए देख लेते बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ठीक, बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था, मुगल सम्राट। कब हुआ था, 1764 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ठीक, और मीर कासिम, प्लस मीर कासिम, इन दोनों लोगों की संयुक्त सेना थी। क्या थी, संयुक्त सेना। ठीक है, इधर ब्रिटेन की तरफ से इस सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, इधर किसने किया,
अंग्रेज सेनापति क्या नाम था उनका? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम, इन दोनों लोगों की संयुक्त सेना थी। अवध के नवाब भी इसी में शामिल थे। ठीक है। इन सभी की संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ने 1764 में बक्सर के युद्ध में पूरी तरीके से इनको पराजित कर देते हैं। अब एक नया दौर शुरू होता है यहीं से। ठीक है। क्या, कौन सा दौर? धन वसूलने का दौर शुरू होता है। ठीक। अब जब बक्सर का युद्ध मुगल सम्राट शाह आलम हार जाते हैं तो यहीं पर इलाहाबाद की संधि की जाती है ब्रिटेन सरकार द्वारा। ठीक। अंग्रेजी सरकार द्वारा और शाह आलम द्वितीय द्वारा। ठीक है। इसमें क्या होता है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। ठीक। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। किसके किसके बीच हुआ था? ठीक। अंग्रेजों के बीच में और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। इसमें अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ? इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से ये कहा कि भैया हमको आप क्या करिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्या, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों स्थान की जमींदारी आप अब हमें सौंप दीजिए। यहाँ पे राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी अब से हमारी है, आपकी नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब कहीं पे जो नवाब है, वह बंगाल का नवाब है, वो वहां का राजा है। अब डायरेक्ट वहां की प्रजा से उसके राजा को छीन लेना अंग्रेजों को राज नहीं आया। इसीलिए बंगाल में क्लाइव ने क्या किया? द्वैध शासन शुरू किया। क्या? द्वैध शासन। द्वैध शासन। ठीक। द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो लोगों का शासन। ठीक। अब एक तरफ बंगाल का नवाब और दूसरी तरफ वही क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश सिपाही, ब्रिटिश, ठीक, गवर्नर, ये दो लोग एक ही क्षेत्र में शासन करेंगे। जिसका मतलब होगा कि नाम आपका होगा और कार्य हमारे सारे होंगे। ये ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी थी भारत में कि राजस्व की वसूली कौन करेगा? नवाब करेगा। वसूल करके किसे देगा? अंग्रेजों को देगा। और शिक्षा, चिकित्सा, देख रेख करना, ये जिम्मेदारी आप उठाओगे, इसकी देख रेख आप करोगे। जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन के जनक की बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। जनक, ठीक, द्वैध शासक के जनक जिसका नाम है लियोनिस कार्टियस। क्या नाम है? लियोनिस कार्टियस। कार्टियस, ये कौन है? ये द्वैध शासन के जनक हैं। अब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जा रहा है तो डायरेक्ट तो ये वहां से धन की वसूली नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखो, नायब दीवान के पद पर कौन बैठ गए? अंग्रेज बैठ गए। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल में क्या, मोहम्मद रजा को नायब दीवान नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? नायब दीवान। ठीक। मोहम्मद रजा को
मोहम्मद रजा को। इसका मतलब क्या होता है, जब सिविल सर्विसेज में जो तहसीलदार का पोस्ट आता है, पहले तहसीलदार नहीं बनाया जाता, पहले नायब तहसीलदार बनाया जाता है। इसका मतलब तहसीलदार के अंडर में रह करके कार्य करना नायब तहसीलदार का कार्य होता है। इसीलिए मोहम्मद रजा को नायब दीवान बनाया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहते हुए आप धन की उगाही करेंगे और ला करके ब्रिटिश, ठीक है, गवर्नर के उसमें जमा करेंगे। तो अंग्रेजों ने डबल दिमाग लगाया, इसी को कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन के अंतर्गत इन्होंने नायब दीवान का पोस्ट मोहम्मद रजा को सौंप दिया और खुद अपना दीवान बन करके इलाहाबाद की संधि के तहत ये दीवान बन के कुर्सी पर बैठ गए। अभी तक का जो कार्य होता था धन उगाही का कार्य, मतलब धन वसूल करने का कार्य, मुगल काल में एक अधिकारी होते थे जिनका नाम था आमिल। बंगाल में धन वसूलने का कार्य, धन लगान वसूलने का कार्य जो होता था, आमिल नामक अधिकारी करता था। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि के तहत जब ये लोग जो बैठे दीवान बने, तो इन्होंने रेवेन्यू सुपरवाइजर का एक पोस्ट बनाया, उस पे इन्होंने अपने आदमियों को नियुक्त किया। तो आमिल का कार्य तो अब खत्म हो गया। आमिल के स्थान पे इन्होंने अपने व्यक्ति को रेवेन्यू सुपरवाइजर के तौर पे इन्होंने बैठा दिया। अच्छा, इसी समय 1770 में क्या होता है, बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने पर 1/3, ठीक कितना, 1/3 लोगों की मौत हो जाती है। इस मौत के बावजूद भी अंग्रेजों ने बंगाल से बड़ी कट्टरता के साथ यहां से धन वसूल किया था। ठीक है, अब एक बात और आती है भाई, लगातार तो सारी चीजें चल नहीं सकती। अब ब्रिटेन सरकार ने यह कहा वहां से कि भाई धन वसूलने, लगान वसूलने का कार्य कोई स्थायी रूप बनाया जाए। ठीक है, क्या बनाया जाए, कोई स्थायी रूप दिया जाए इसका। आप ऐसे किस तरीके से, कभी रेवेन्यू सुपरवाइजर से, कभी आमिल से, कभी जमींदार से, कभी ठीक मालगुजार से, कभी किसान से, आप ऐसे डायरेक्ट किसी ना किसी एक कानून बना करके आप यहां से लगान की वसूली किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आर्थिक प्रभाव, जब ब्रिटेन सरकार ने यह कहा कि भाई आप कोई कानून बना करके वहां की लगान को वसूला जाए, तो अब भू राजस्व वसूलने के लिए इन्होंने 3 पद्धतियां बनाई। ठीक, भू राजस्व वसूलने के लिए 3 पद्धति। भू राजस्व वसूलने के लिए इन्होंने 3 पद्धति बनाई। कितनी पद्धति बनाई, 3 पद्धति। 3 पद्धति बनाई। ठीक, चलिए, पहली पद्धति के अंतर्गत क्या रखा गया कि स्थायी बंदोबस्त। क्या, स्थायी बंदोबस्त। पहली पद्धति स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, ठीक, स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक, दूसरी पद्धति इन्होंने जो बनाई उसका नाम था रैयतवाड़ी। क्या नाम था, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी
व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरी इन्होंने जो नियम बनाए, जो पद्धति बनाई, महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, तीसरी पद्धति इन्होंने जी बनाई महालवाड़ी। देखो, रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त में इन्होंने किसको जमींदार को सर्वे सर्वा माना। इनका यह मानना था कि जमींदार जो है अपने क्षेत्र से लगान वसूलेगा और ला करके ब्रिटिश सरकार के गोदाम में जमा करेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके आगे आएगा। रैयत मीन्स किसान होता है। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, भूमि का जो स्वामी है उसे किसान को बनाया जाए और किसान के माध्यम से धन की वसूली किया जाए। महालवाड़ी, इन्होंने कहा कि जो ग्राम प्रधान होता है ना, पूरे गांव का जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को सौंप करके हर गांव की जिम्मेदारी और उससे धन की उगाही किया जाए। ये 3 पद्धति ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। तो अब हम आज किसके बारे में जानेंगे? स्थायी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त, इसी को कहते हैं। देखो, जब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था तो कंपनी को बंगाल में ये कहा गया कि भाई आप कोई भूमि लगान वसूलने का कोई स्थायी प्रबंध करो, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन इसी समय 1786 में, ठीक 1786 में ठीक गवर्नर जनरल किसको बनाकर भेजा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बनाकर भेजा गया? गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। अब भाई जब ये गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आया तो इसने ये कहा कि भाई जो भू राजस्व का वसूल किया जाएगा किस तरीके से किया जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि जो हमारे और अधिकारी हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सलाह ले लेते हैं। सलाह के तौर पे इन्होंने 2 व्यक्ति को चुना। इनका मानना था कि ठीक है, इस समय राजस्व बोर्ड के जो प्रधान थे, ठीक, कॉर्नवालिस के समय में राजस्व बोर्ड के प्रधान जॉन शोर थे। क्या नाम था उनका? जॉन शोर। ये कौन थे? ये राजस्व बोर्ड के प्रधान थे। राजस्व बोर्ड के प्रधान थे। ये राजस्व बोर्ड के क्या थे? प्रधान थे। इन्होंने वसूली करने के लिए इनसे ये कहा गया कि भैया अब आप बताइए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में के जो दीवान है, दीवानी मामला मतलब धन या लगान वसूल करना, ये तो अंग्रेजों के हाथों में है। अब यहाँ से किस तरीके से वसूला जाए कि किसान को भी अत्यधिक कष्ट न झेलना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो जॉन शोर ने यह सलाह दिया कॉर्नवालिस को कि आप भूमि का जो स्वामी है ना उसको जमींदार को सौंप दिया जाए। जमींदार से ये कहा जाए कि ये क्षेत्र जो है ना ये आपका है और यहाँ से इतना लगान हमें चाहिए। अब एक ही व्यक्ति से तो सलाह लिया नहीं जा सकता। तो इन्होंने जेम्स ग्रांट, ये अभिलेखपाल अधिकारी थे। जेम्स ग्रांट, ये अभिलेखपाल अधिकारी थे। इनसे भी सलाह लिया गया। इन्होंने ये सलाह दिया कॉर्नवालिस को कि देखो भैया, जो ये समस्त भूमि है ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, ये भूमि जो है ना ये सरकार की भूमि है। इसमें सिर्फ राजस्व वसूली का कार्य जमींदार करेगा और जब सरकार चाहेगी जमींदार को हटा सकती है। ये सुझाव जेम्स ग्रांट ने गवर्नर जनरल को दिया।
हालांकि इन जॉन शोर और जेम्स ग्रांट दोनों के बीच में कट्टरता मतभेद था। दोनों एक दूसरे से बड़ी नफरत करते थे, एक दूसरे के विचार को कभी भी सहमति के तौर पर नहीं लेते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की बातों को महत्व दिया। इन्होंने जॉन शोर के द्वारा सुझाए गए राजस्व वसूलने के कार्य पर इन्होंने अपने मत दिए। तब 22 मार्च 1793 को ठीक कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के सलाह पर ठीक इन्होंने 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया और इन्होंने ये कहा, इसी को स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ये कहा कि जमींदार जो है वे भूमि का स्वामी है और जमींदारों से ठीक जमींदार 10/11 ठीक और 1/11 मतलब ये वाला धन सरकारी खजाना में जाएगा, सरकारी खजाना और 1/11 में से एक हिस्सा जमींदार रखेगा, जमींदार रखेगा। समझ गए क्या कहने का मतलब है कि जमींदार जो है वो भूमि का स्वामी होगा और वो लगान वसूल करेगा। लगान वसूल करने के बाद 11 में से 10वां हिस्सा जो है सरकारी खजाना में गवर्नर जनरल के पास चला जाएगा और एक हिस्सा जमींदार अपने पास उसके जो व्यय मतलब वसूलने में, धन वसूलने में खर्च जो आएगा वो अपने पास रख लेगा। जमींदार ने क्या किया कि किसानों का खूब शोषण किया। क्यों? क्योंकि जमींदार वहां किसानों के बीच से अत्यधिक धन वसूल लगान वसूल करता था और सिर्फ राजस्व विभाग में इतना देता था और ज्यादा से ज्यादा अपने आप में रख लेता था। कॉर्नवालिस ने एक नियम बनाया। इन्होंने ये कहा कि एक सूर्यास्त का नियम होगा। क्या होगा? सूर्यास्त का नियम। ठीक है, सूर्यास्त का नियम। किसने बनाया इसको? इसको कॉर्नवालिस ने बनाया। इसका मानना था कि देखो सूर्यास्त का नियम कब बनाया? 1794 की बात है। 1794 में कॉर्नवालिस ने एक नियम बनाया। इनका ये मानना था कि सूर्य डूबने से पहले जमींदार लगान राजस्व कोष में जमा करे। अगर राजस्व कोष में सूर्यास्त के पहले जमींदार धन नहीं जमा करता है तो उसकी जमींदारी जो है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, ये सूर्यास्त का नियम था। लेकिन ये जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत तो खाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा जितने भी क्षेत्र आते थे, ठीक, इनके अंतर्गत, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? ठीक, बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, ठीक, बनारस, वाराणसी, गाजीपुर, कहाँ पड़ते? यूपी के क्षेत्र थे। और उत्तरी कर्नाटक, ठीक, उत्तरी कर्नाटक, ठीक, ब्रिटिश प्रांत के ये क्षेत्र थे। यहां से ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र से केवल 19%, ठीक, कितना? 19%, ठीक, 19% क्षेत्र से स्थायी बंदोबस्त लागू था। समझ गए किन किन क्षेत्रों से ये धन वसूल किया जाता था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक, वाराणसी, गाजीपुर, ये 2 क्षेत्र यूपी में पड़ते हैं, और उत्तरी कर्नाटक। इन सब क्षेत्रों से सिर्फ
ब्रिटिश सरकार प्रांत के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उन क्षेत्रों में से 19%, ठीक, ये स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सही तरीके से लिखा देता हूं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए, हो गया। कुछ पॉइंट है, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट क्या है। हमारा पहला पॉइंट है भारत में, ठीक, भारत में भू राजस्व की 3 पद्धतियां अपनाई गई। 3 पद्धतियां अपनाई गई। कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, और रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी हम कल पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये 3 पद्धति थी। ये 3 प्रमुख पद्धति थी। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि स्थायी बंदोबस्त में क्या है? स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, किसे माना गया? जमींदार को माना गया। ठीक, चलिए आइए और देख लेते हैं और कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? चलिए अगला पॉइंट हमारा ये 22 मार्च 1793 को 22 मार्च 1793 को कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के तहत
स्थायी बंदोबस्त भारत, ब्रिटिश भारत के लगभग कितने प्रतिशत पर लागू हुआ था? 19%, 19% क्षेत्र पर लागू किया गया, ठीक है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी, गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक। सूर्यास्त के नियम के अनुसार जमींदार को सूर्य डूबने से पहले लगान जमा करना पड़ता था। नहीं तो जमींदारी जा सकती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त भूमि का जो भूमि होती थी उसका स्वामी किसे माना गया? जमींदार को माना गया। 22 मार्च 1793 को कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कितने क्षेत्रों में लागू किया था? ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 19% क्षेत्र पर यह स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। किन किन क्षेत्रों पे लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी में 2 क्षेत्र थे जहां पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, वाराणसी और गाजीपुर, और उत्तरी कर्नाटक। इन सब क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। सूर्यास्त का नियम भी स्थायी बंदोबस्त के तहत ही बनाया गया था। ठीक, ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं इसी समय रैयतवाड़ी महालवाड़ी के बारे में बता देते। चलिए, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।